नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि दोस्तों मॉर्निंग में 11 बजे हम सभी ने पृथ्वी के प्रमुख जितने भी परिमंडल हैं उनके बारे में पढ़ लिया था। परिमंडल में दोस्तों हम लोगों ने वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल सबको अच्छे से समझ लिया था, जिसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब जो आज का छठा चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इससे पहले दोस्तों जो भी चैनल में नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन बनेंगे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। एनसीईआरटी बेस्ड नहीं बल्कि एनसीईआरटी से ही हैं, ठीक, एनसीईआरटी से ही है पूरे। और इसमें जो कुछ अलग से पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो भी हमने ऐड कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर एनसीईआरटी पढ़ने की नीड आपको इस वीडियो के बाद नहीं पड़ेगी, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर तीनों जो शब्द हैं, अपर्दन, अपक्षय, निक्षेपर, ठीक। अपर्दन को इंग्लिश में कहते हैं इरोजन, अपक्षय को कहते हैं दोस्तों अपक्षय को कहते हैं वेदरिंग, और जो निक्षेपर है दोस्तों इसको कहते हैं डिपोजिशन, ठीक, याद रखना। इरोजन, वेदरिंग, ठीक, इरोजन, वेदरिंग और निक्षेपर, ये जो तीनों शब्द है इसका मतलब समझेंगे हम। देखिए अपक्षय का मतलब क्या होता है। अपक्षय का मतलब होता है दोस्तों, मान लीजिए एक कोई पर्वत है, ठीक, या कोई चट्टान है, ठीक। मान लीजिए कोई पर्वत है, चट्टान है, मान लिया कि ये एक पर्वत है, ठीक। यहाँ पर होता क्या है, ये पर्वत जो है नदी के द्वारा, हवा के द्वारा, कुल मिला के ये जो है जब हवा टकराती है, नदी टकराती है, तो पर्वत से कुछ जो टुकड़े हैं वो टूट के गिरते हैं, ठीक। मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ, ये जो टुकड़े थे ये यहाँ पर टूट के गिरे। फिर होता क्या है दोस्तों, जो नदी, ये प्रोसेस जो है वो कहलाती है कहलाती है अपक्षय। क्या कहलाती है? अपक्षय, ठीक, याद रखना, जिसको हम लोग कहते हैं वेदरिंग। फिर दोस्तों इसके बाद नदियों द्वारा, हवा द्वारा, है ना, किसी के भी द्वारा, इसको जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, ठीक, मान लीजिए कहीं पर ले जाया गया, ठीक, तो होता क्या है, रास्ते भर, है ना, ऐसे ले जाया गया, तो दोस्तों इसको कहते हैं अपर्दन। क्या कहते हैं? अपर्दन। फिर दोस्तों एक जगह आती है, ठीक, मान लीजिए एक जगह आई, एक यहाँ पर एक जगह है, ठीक, कोई ये एक जगह है, तो जितने भी अवसाद है, नदी, है ना, नदी, हिमानी, तूफान, मतलब जो भी है, जो भी लाकर एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, ठीक, एक जगह जो है मान लो इसको इकट्ठा कर दिया सारे सेडिमेंट, तो दोस्तों इसी को कहते हैं निक्षेपर या डिपोजिशन, ठीक। तो अब आप लोग कभी भी ये चीज़ नहीं भूलेंगे। क्लियर हो गया ना। अपर्दन, देखिए अपक्षय का मतलब चट्टानों का पर्वत से टूटना। देखिए अब सीधा वर्ल्ड में समझ लेते हैं अच्छे से, ओरली, ठीक। अपर्दन का मतलब दोस्तों होता है चट्टानों का टूटना, ठीक। अपक्षय का मतलब होता है चट्टानों का टूटना। अपर्दन का मतलब वो जो चट्टान टूटती है इसको इधर से उधर ले जाना। फिर निक्षेपर का मतलब है जो नदियाँ द्वारा या हवा द्वारा जो अपक्षय, मतलब जो अपक्षय होता है, चट्टानों का टूटते हैं, इसको इधर से उधर ले जाने के बाद जहाँ एक जगह जमा कर दिया जाता है वो दोस्तों कहलाता है निक्षेपर। तो अब ये जो है आप नहीं बोलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका जो मतलब था, पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों इसको कहते हैं अपर्दन। क्या कहते हैं? अपर्दन। देखिए टूटना अलग होता है, टूट कर घिस जाना, घिस जाने का मतलब वो चीज़ वहाँ से हट चुकी है, वो चीज़ वहाँ से हट चुकी है, ठीक। तो इसका मतलब हो गया दोस्तों अपर्दन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है, तो दोस्तों बिल्कुल सत्य बात है, ये जो है प्राकृतिक ऊंचाई है, मानव तो बना नहीं सकता। ये जो है पृथ्वी की आंतरिक या बाह्य कुछ गतिविधि होती हैं उनसे पृथ्वी का शेप चेंज हुआ करता है। जैसे कि पर्वत का बनना, ये एक आंतरिक प्रक्रिया है। देखिए पृथ्वी में दो प्रकार की गति होती है, एक होती है आंतरिक, एक होती है बाह्य। बाह्य में दोस्तों यही आ जाता है निक्षेपर, अपर्दन, है ना, इरोजन, अपक्षय, ये सब बाह्य में आ जाता है। लेकिन पर्वतों का बनना, है ना, ज्वालामुखी पर्वत, है ना, ज्वालामुखी पर्वतों का बनना, ये सब पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं का हिस्सा है, जो कि हम लोग आगे की क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक। अभी करना क्या है, आपको बस इस चैनल में बने रहना है। जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये चैनल आप विश्वास कीजिए आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको। फिर नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, इनका शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। सिंपल सी बात है भैया, पर्वत का जो शिखर है वो छोटा होगा, आधार बहुत चौड़े होते हैं। पर्वत में ऊंचाई में जलवायु ठंडी होती जाती है। सिंपल सी बात है, पर्वत में आप जितने ऊंचाई पर जाओगे वो जो जलवायु है ठंडी मिलेगी। जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पर दोस्तों क्या है, बहुत ज़्यादा ठंड पाई जाती है। तो दोस्तों जितने भी स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट हो जाएंगे, ठीक, याद रखना आप लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट है दोस्तों, पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। यहाँ जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं, बिल्कुल सत्य है दोस्तों, क्योंकि ये ऊंचाई में पाया जाता है तो यहाँ जो जल है वो जम जाता है। ठंड बहुत पड़ेगी, जब ठंड बहुत पड़ेगी तो यहाँ जो बर्फ़ है वो जम जाएगी, है ना। तो यहीं पर दोस्तों जो ऊंचाई पर क्या पाया जाते हैं, ग्लेशियर भी पाए जाते हैं, है ना, अगर ऊंचाई की बात की जाए। ऐसे दोस्तों जो उच्च अक्षांश होंगे वहाँ पर ग्लेशियर पाए जाएंगे। उच्च अक्षांश का मतलब जैसे उत्तरी ध्रुव, है ना, और जैसे ग्रीनलैंड वाले एरिया, यहाँ पर जो है ग्लेशियर मिलेंगे। अंटार्कटिक महाद्वीप, यहाँ की जलवायु कठोर होती है, बिल्कुल सत्य है दोस्तों। यहाँ की जो जलवायु है काफ़ी कठोर होती है, मतलब कि रहने योग्य बहुत कम होती है ना। जैसे कि मैदान में बहुत आसानी से इंसान रहता है ना, इसलिए वहाँ की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। कृषि योग्य भूमि की कमी होती है, क्यों दोस्तों, क्योंकि ये ढलान पे होते हैं। ढलान पर होने के खातिर के वजह से यहाँ पर जो है दोस्तों वेदिकाएँ कृषि की जाती है। पानी जो है बहुत तेज़ी से नीचे आता है ना। तो दोस्तों ये हम कह सकते हैं कि कृषि योग्य जो भूमि है उसकी यहाँ पर कमी है ना। फिर दोस्तों उपयुक्त सभी, मतलब कि जो तीनों ही कथन हैं वो एकदम सत्य हैं, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों, मानाकी पर्वत किस महासागर में स्थित है। दोस्तों याद रखना, माउंट एवरेस्ट तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में 11 बजे हमने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक। ठीक दोस्तों, जब मानाकी पर्वत की बात की जाए, मानाकी पर्वत किस महासागर में स्थित है, तो दोस्तों याद रखिएगा, जो माउंट एवरेस्ट है ये तो बहुत ऊंचा पर्वत है, ठीक, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। लेकिन माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा एक पर्वत है, हालांकि वो समुद्र के अंदर है, ठीक। वो पृथ्वी की सतह पर बाहर नहीं है, वो समुद्र के अंदर है। उसकी जो लंबाई है दोस्तों वो है 10,205 मीटर, ठीक। ऊंचाई, लंबाई नहीं सॉरी, ऊंचाई जो है उसकी 10,205 मीटर है। और ये जो है काफ़ी ऊंचा पर्वत है। समझ लीजिए कि एवरेस्ट की कितनी है 8848 मीटर, और इसकी कितनी है 10,205, लेकिन ये समुद्र के अंदर है, ठीक। और मतलब कि महासागर के अंदर। और कौन से महासागर के, याद रखना दोस्तों, प्रशांत महासागर। इससे पहले वाले वीडियो आज 11 बजे हमने क्या पढ़ा था, एक मेरियाना गर्त है जो कि सबसे गहरा, जो कि सबसे गहरा पॉइंट है, ठीक, जो कि सबसे गहराई का भाग है पृथ्वी का, वो कहाँ पर है, वो भी प्रशांत महासागर में। जिसकी गहराई कितनी थी दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा था 11,022 मीटर, ठीक, याद रखना। आपको कंफ्यूज मत होना है, वो वीडियो भी आप लोग देख लेना, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4। तो दोस्तों याद रखिएगा, पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं वलित पर्वत, ठीक, जैसे कि अपना हिमालय, अरावली पर्वतमाला, है ना, और यूराल पर्वत, ये सब वलित पर्वत के उदाहरण है। और दूसरा, इनको वलित का मतलब होता है फोल्डेड माउंटेन, ठीक, याद रखना, फोल्डेड माउंटेन। मतलब कि ये जो है दोस्तों कैसे आपको हम समझ आते हैं, ये देखिए, मान लीजिए कि एक ये प्लेट आई, ठीक, और दोस्तों एक ये प्लेट आई। जब ये दोनों आपस में टकराएंगे, होता क्या है, जैसे जैसे कि हम लोग कर ले हिमालय की बात, ठीक दोस्तों, याद रखना, अगर हिमालय की बात की जाए, होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या थी दोस्तों, यूरेशियन प्लेट थी। ये बाकी हम बाद में बात करेंगे कि महाद्वीप का कौन सा सिद्धांत था, है ना, मतलब कैसे जो प्लेटें अलग हुई। पहले एक जो पूरा जो भाग था इसको हम लोग क्या कहते थे, पेंजिया कहते थे, है ना, बाद में टूट गया अंकारा लैंड गोंडवाना लैंड में, है ना, ऐसे टूटा। ये सब हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर जो थी एक यूरेशियन प्लेट थी, ये यूरेशियन प्लेट, और यहाँ से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या अफ्रीकन प्लेट का भाग कर दे, अपना जो इंडियन प्लेट थी वो यहाँ से चला आ रही थी, ठीक, यहाँ से जो थी, मतलब कि देखिए प्लेटों में भी गति होती है। ये सब हम आगे बात करेंगे विस्तार से, है ना, आगे की कक्षाओं में। अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि जो अपनी जो प्लेट है, जितनी भी प्लेट है, महाद्वीप प्लेट है, ये तैर रही हैं, ठीक, ये तैर रही हैं, बहुत मंद गति से जो है वो तैर रही हैं। ऐसे दोस्तों अपनी जो इंडियन प्लेट थी ये भी ऊपर की तरफ जा रही थी। अब होता क्या है दोस्तों, ये जो प्रोसेस था वो करोड़ों साल में होता है ना, करोड़ों साल में। तो यहाँ पर एक टेथिस सागर था। तो दोस्तों याद रखना, टेथिस सागर था, उसमें जो था यूरेशियन, ये जो यूरेशियन प्लेट है, यहाँ से जो नदियाँ होती थी अपने साथ अवसाद ला के यहाँ पर इकट्ठा कर देती थी। फिर जैसे ही अपनी ये जो इंडियन प्लेट है यहाँ पर टकराई, तो हुआ क्या दोस्तों, ये जो अवसाद थे, ये जो अवसाद थे, ये ऊपर उठ गए, ठीक, ऊपर उठ गए। या हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ठीक, ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए जैसे एक ये प्लेट है, ये एक ये प्लेट है। अब ये जो थे, ये अवसाद जो थे, ये ऐसे फोल्ड होकर ऊपर उठ गए। यही बना दोस्तों अपना हिमालय पर्वत। अच्छा, ये फोल्ड होकर बना, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वलित पर्वत कहा जाता है। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। देखिए दोस्तों, ये जो एनसीईआरटी है ये समरी है, इसको हमें डिकोड करके पढ़ना है, तभी जो है इसमें इंटरेस्ट बनेगा। आप सभी को मेरे साथ अच्छे से इंटर तक बहुत अच्छे से जो है ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कवर की जाएगी, आपको कोई भी दुविधा इसमें नहीं होने वाली, ठीक। तो दोस्तों याद रखना, 3 पर्वत होते हैं, एक वलित पर्वत, दूसरा बृहस्पति पर्वत, और तीसरा होते हैं ज्वालामुखी पर्वत, जो कि हम लोग अच्छे से अभी समझेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत के उदाहरण है? तो दोस्तों याद रखना, हिमालय पर्वत आ जाए या आल्प्स पर्वत आ जाए, अरावली पर्वत, ये जितने भी हैं दोस्तों वलित पर्वत के उदाहरण हैं, या इन्हीं को हम लोग कह देते हैं यंग फोल्ड माउंटेन। ठीक, मतलब कि फोल्डेड माउंटेन कह देते हैं। यंग फोल्डेड माउंटेन कौन है? युवा वलित पर्वत है अपना हिमालय। जबकि जो अरावली पर्वत है ये बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला है जो कि घिस गई है। इसका इतना ज़्यादा अपरदन हुआ है, इतना ज़्यादा अपरदन हुआ है कि अब जो है इसके शिखर बहुत छोटे हो गए, मतलब कि बहुत ये इसकी जो ऊंचाई है बहुत कम हो चुकी है। ठीक, और लेकिन हिमालय सबसे ऊंचा है ना, इसलिए ये मतलब कि ये नया पर्वत है, इसको युवा वलित पर्वत कहते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रह्मोत्थ पर्वतों के ऊपर उठे खंड को क्या कहा कहते हैं? दोस्तों याद रखना, ब्रह्मोत्थ पर्वत कैसे बनते हैं ये भी देखो, ब्रह्मोत्थ पर्वत कैसे बनते हैं ये भी हम लोग समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों एक एक ये पार्ट है ए, एक ये पार्ट है बी, ठीक, और एक ये पार्ट है। एक मिनट को हम समझते हैं अभी आपको अच्छे से। देखिए जितना भी क्वेश्चन है हम लोगों को समझना है। देखिए एक बार आप लोग समझ के पढ़ लोगे ना तो बार बार पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, है ना। और क्वेश्चन चाहे जितना घुमा के पूछा जाए आप लोग अच्छे से कर पाओगे, है ना। तो पढ़ना आपको अच्छे से है ना। भले थोड़ा सा एक बार भले थोड़ा सा देर हो जाए वीडियो में, लेकिन पढ़ना आपको अच्छे से ही है। मान लीजिए दोस्तों ये एक क्या है पार्ट है, ठीक है ना। ये एक चट्टान है, ये ए पार्ट है, ये बी है और ये सी है। होता क्या है दोस्तों, किसी कारणवश ये जो बी वाला पार्ट है ये चला जाता है नीचे। ये क्या होता है दोस्तों, ये चला जाता है नीचे, धस जाता है। कैसे धस जाता है ये हम समझते हैं अभी, ठीक। ये जो पार्ट है बी वाला जो है दोस्तों ये आ जाता है नीचे। क्या आ जाता है दोस्तों, ये आ जाता है नीचे, ठीक, याद रखना, है ना। ये ए हो गया, ये वाला जो बी वाला पार्ट है वो नीचे धस जाता है। तो दोस्तों ये जो ऊंचे वाले पर्वत होते हैं, ये जो उठे होते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं बृहंसोत्थ पर्वत, जिनका निर्माण बृहंस के द्वारा होता है। अच्छा दोस्तों, ये जो नीचे वाला भाग धस जाता है इसको हम लोग कहते हैं द्रोणिका बृहंस। क्या कहते हैं दोस्तों, द्रोणिका बृहंस। या इसी को हम लोग दोस्तों कहते हैं ग्रैबेन। क्या कहते हैं, ग्राबेन कहते हैं, ठीक, याद रखना। और ये जो ऊपर उठा भाग होता है इसको हम लोग कहते हैं उत्खंड। क्या कहते हैं, उत्खंड, या इंग्लिश में कहते हैं हास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हास्ट। तो दोस्तों याद रखना, ये जो दोनों आस्थान है उत्खंड और हास्ट, ये दोनों ही सत्य हैं बृहंसोत्थ पर्वत के जो ऊपर उठे भाग है इसको हम लोग उत्खंड कहते हैं और हास्ट कहते हैं, ठीक, दोनों, मतलब कि दोनों इंग्लिश में हास्ट कहते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा, ये जो द्रोणिका बृहंस है ये हम लोग ये जो नीचे धसा हुआ भाग है इसको कहते हैं, या इसी को हम लोग ग्राबेन भी कहते हैं, ठीक, याद रखना। तो दोस्तों इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट है दोस्तों, बृहंसोत्थ पर्वत के नीचे धसे खंड को क्या कहते हैं? दोस्तों अभी अभी हमने बात की, है ना, अभी अभी हमने बात की, क्या बात की, द्रोणिका बृहंस या ग्राबेन, ठीक। दोस्तों बृहंस है ना, याद रखना, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो ए तथा बी दो है जो दोनों इसमें हो जाएंगे। उत्खंड की बात अभी हमने कर ही ली है, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से बृहंसोत्थ पर्वत का उदाहरण है यूरोप की राइन घाटी, वास जेस पर्वत, ए तथा बी दोनों, या इनमें तो कोई नहीं। दोस्तों याद रखना, ये जो यूरोप की राइन घाटी है और जो ये वास जेस पर्वत है ये दोनों ही बृहंसोत्थ पर्वत के उदाहरण है, ठीक, याद रखना। यूरोप की राइन घाटी और वास जेस पर्वत, ठीक, ये दोनों ही बृहंसोत्थ पर्वत के उदाहरण हैं। फिर दोस्तों माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो दोस्तों याद रखना, ये जो पर्वत है ये स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ है दोस्तों, ये अफ्रीका में स्थित है माउंट किलिमंजारो। ये काफ़ी क्वेश्चन आया हुआ भी है। अच्छा, जितने भी क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और यहीं से एग्जामिनर उठाता भी है, ठीक, याद रखना। इसलिए ज्योग्राफी की जो है वो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा ये है अफ्रीका में। कहाँ है, अफ्रीका में। अच्छा, ये ज्वालामुखी बनते कैसे हैं? तो दोस्तों याद रखना, पृथ्वी के जो अंदर है प्लेटों के नीचे जो एक मेंटल वाला भाग है, यहाँ पर जो लावा है, जो चट्टाने हैं वो दोस्तों मोल्टन फॉर्म में है। मोल्टन फॉर्म का मतलब है पिघले हुए रूप में है ना। चट्टान जो है पिघली हुई रूप में, इतना ज़्यादा ताप है कि वो पिघले हुए रूप में। तो होता क्या है दोस्तों, वहाँ पर एक कन्वेक्शनल करंट जो है वर्क करती है, मतलब संवहनीय धारा, जिससे दोस्तों ऊर्जा निकलने की कोशिश करती है बाहर, है ना। तो मतलब मान लीजिए कि जहाँ पर हल्की सी जो प्लेट कमज़ोर होती है वहाँ से एक छिद्र बन जाता है जहाँ से लावा बाहर आने लगता है। लावा नहीं, मैग्मा। अच्छा याद रखिए, मैग्मा और लावा में क्या अंतर होता है दोस्तों? जब तक जो चट्टान है वो पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी की सतह के अंदर है, तब तक वो मैग्मा है, ठीक, मैग्मा है। लेकिन जब वो बाहर आ जाती है तो उसे हम लोग लावा कह देते हैं ना। सिंपल सी है। मान लो ये है, एक मिनट, मान लीजिए ये जो है ये ज्वालामुखी पर्वत है। अगर जब तक यहाँ पर है ना, यहाँ पर जो है दोस्तों
यहाँ पर जो अगर जो चट्टानें हैं पिघले फॉर्म में, तो इनको कहेंगे मैग्मा। जब यही जो चट्टानें बाहर आ जाएंगे, ठीक, बाहर आ जाएंगी, तो इनको क्या कहा जाएगा, लावा कहा जाएगा। ठीक, तो आप लोग समझ गए कि ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनता है। अच्छा देखिए, अभी हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जब नेक्स्ट क्लास में चलेंगे ऊंची क्लास में, तो इसी सब चीज़ों को और विस्तार से समझेंगे, है ना। अभी जैसे जैसे एनसीईआरटी चला रहा है वैसे चलते जाइए, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो काफ़ी अच्छे, मतलब बहुत ही दिमागी लोगों ने, बहुत ही अनुभवी लोगों ने लिखी है ना। उन्होंने जैसे जैसे चला रहे हैं वैसे हमको चलना चाहिए। तो दोस्तों याद रखना, अफ्रीका महाद्वीप। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, फ्यूजियामा पर्वत कहाँ स्थित है ना। तो दोस्तों याद रखना, ये जो फ्यूजियामा पर्वत है ये भी एक ज्वालामुखी पर्वत है। पहली बात तो ये याद रखना, माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है, जो फ्यूजियामा पर्वत है ये भी ज्वालामुखी पर्वत है। कहाँ पर स्थित है, जापान में। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, पर्वत के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जल के संग्रहागार, वेदिकाएं कृषि के लिए, पन बिजली उत्पादन, या उपयुक्त सभी। अच्छा दोस्तों देखिए, जल के संग्रहागार कहते हैं, होता क्या है दोस्तों, पर्वत जो है काफ़ी ऊंचे होते हैं, तो यहाँ पर ठंड बहुत होगी। ठंड होने के कारण दोस्तों यहाँ जो नदी है वो जमी रहती है ना, नदी जमी रहती हैं। इसलिए दोस्तों होता क्या है, आप लोगों ने सुना होगा, ये जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं ये जो हैं अक्सर सूख जाती हैं। क्यों, क्योंकि जो इनका जल है ये वर्षा पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, वर्षा। और वर्षा जो है दोस्तों मतलब कि मौसम के हिसाब से ही होती है, वेदर के हिसाब से। तो दोस्तों याद रखिएगा, लेकिन ये जो गंगा नदी है, ठीक, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, है ना, और जो सिंधु नदी है, ये जो है वर्ष भर जल से क्यों भरी रहती है, क्यों, क्योंकि दोस्तों हिमालयन रिवर है। कौन है, ये है हिमालयन रिवर। और हिमालय में दोस्तों नदी जो है वो जमी रहती है, तो इससे जो है वर्ष भर इसको पानी मिलता रहता है। ठीक, पानी मिलता रहता है, यही रीजन है, इसको जल के संग्रहागार कहा जाता है। फिर दोस्तों वेदिकाएं कृषि के लिए, वेदिकाएं कृषि का मतलब एक वेदिका टाइप की बना दी जाती है, मतलब कि ढलान पर, कि हाँ ढलान पर, जिससे जो पानी है वो नीचे ना जा पाए। होता क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए पर्वत है, ठीक, ये दोस्तों ये एक पर्वत है, ये पर्वत का हिस्सा है। अब यहाँ पर करेंगे क्या दोस्तों, ऐसे ऐसे बना देंगे, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे जो है वेदिका कृषि करते हैं, जिससे कि पानी को रोक लिया जाता है ना। तो याद रखना, वेदिका कृषि किससे संबंधित है, पर्वत से। तीसरा दोस्तों, पन बिजली उत्पादन कैसे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो जल है वो काफ़ी ऊंचाई से आता है ना, तो जहाँ वहाँ पर दोस्तों बांध बना दिए जाते हैं। क्या बना दिए जाते हैं, बांध बना दिए जाते हैं। जिससे जैसे कि उत्तराखंड में एक बांध है, आपको पता होगा, है ना। इससे होता क्या, जैसे टिहरी बांध जो है दोस्तों ये काफ़ी ऊंचा बांध है। इससे होता क्या है दोस्तों, इससे पन बिजली जो है, पानी बहुत वेग से आता है, और यहाँ पर जब बांध बना के पानी को रोका जाता है तो यहाँ पर पन बिजली का उत्पादन होता है। ठीक, हाइड्रो पावर प्लांट लगा के पन बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों जितने तीनों भी कथन है वो एकदम करेक्ट है। फिर दोस्तों, पठार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। उठी हुई एवं सपाट भूमि, दोस्तों बिल्कुल जो पठार होते हैं ये एक तो ऊंचे होते हैं, ठीक, याद रखना। पठार जो हैं दोस्तों ये एक तो ऊंचे होते हैं, आसपास की जो भूमि है मतलब कि पर्वत से नीचे होते हैं, और जो मैदान है उससे जो है समानता ऊंचे होते हैं, ठीक, याद रखना। तो ये जो है उठी हुई भूमि होती है, मतलब आसपास की भूमि से ऊंचे होते हैं, और इनकी जो भूमि है वो, इनका जो ऊपर का भाग है वो मेज की तरह सपाट होता है ना। तो ये जो पहली जो कंडीशन है वो तो एकदम परफेक्ट है ना, ट्रू है, कि उठी हुई और सपाट भूमि। और इनकी जो ऊंचाई है दोस्तों 100 मीटर से कई हज़ार मीटर तक होती है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, जो तिब्बत का पठार है ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है ना, विश्व का, जो कि हिमालय के उत्तर में पाया जाता है, याद रखना। ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी लंबाई जो है, औसतन लंबाई जो है वो 4000 से 5000 मीटर के बीच है, ठीक। और ऊपरी भाग मेज के समान, जो कि अभी हमने बात की, मतलब कि जो तीनों कंडीशन है वो एकदम सही है, ठीक, जो तीनों स्टेटमेंट है वो एकदम सही है, तीनों कंडीशन फुलफिल करती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, दक्कन का पठार कहाँ स्थित है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, या श्रीलंका। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो दक्कन का पठार है वो अपने भारत में स्थित है। कहाँ है, भारत में, चाहे दक्कन का पठार कह दें, है ना, या छोटा नागपुर का पठार पूछ दें, ये जो दोनों ही हैं ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, अपने भारत में, इंडिया में, प्यारे भारत देश में स्थित हैं। फिर है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। दोस्तों अभी हमने बात की तिब्बत का पठार, और इसी को दोस्तों पामीर का पठार भी कह दिया जाता है, ठीक, याद रखना। तो दोस्तों जो तिब्बत का पठार है ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक। फिर है दोस्तों, भारत में छोटा नागपुर का पठार किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है, लोहा, कोयला, मैग्नीज, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों याद रखना, ये जो तीनों है, लोहा, कोयला, मैग्नीज, तीनों के लिए ही छोटा नागपुर का पठार जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक।
नेक्स्ट है दोस्तों, सोना तथा हीरे के खनन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पठार प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जो सोना तथा हीरे के लिए मुख्य रूप से जो है कौन सा पठार प्रसिद्ध है, वो है अफ्रीका का पठार। ठीक, याद रखना, जो अफ्रीका का पठार है वो सोना तथा हीरे के खनन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और छोटा नागपुर, अभी हमने बात की, लोहा मैग्नीज कोयले के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है दोस्तों, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। अच्छा, ये जो हुंडरू जलप्रपात है ज़्यादातर पठार में पाए जाते हैं ना, मतलब ऊंचाई से जल गिरता है, जहाँ का जो दृश्य है बहुत रमणीय होता है, यहाँ पर जो है पर्यटक स्थल भी बन जाते हैं। तो दोस्तों जो हुंडरू जलप्रपात है वो है स्वर्ण रेखा नदी पर। कहाँ पर है, स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर है। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में है। दोस्तों जोग या गुरसप्पा है ना, याद रखना, जोग या गुरसप्पा जो जलप्रपात है ये कर्नाटक में है। ठीक, कर्नाटक में है ना, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक, याद रखना आप लोग। फिर दोस्तों जो यांगत्से नदी का मैदान पूछा है ये कहाँ पर है। तो दोस्तों याद रखना, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। अच्छा, मैदान कैसे बनाए जाते हैं दोस्तों, याद रखना, मैदान जो है वो नदियों द्वारा बनाए जाते हैं। नदी क्या करती हैं, पर्वतों से बहुत मात्रा में अपरदन करके अपने साथ सेटिमेंट या अवसाद लाती हैं, फिर उनको जो है इकट्ठा कर देती हैं। ठीक, इकट्ठा कर देती हैं, जिससे मैदानों का निर्माण होता है। ठीक, याद रखना। अच्छा देखिए होता क्या, अच्छा अपना जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है कैसे बना। देखिए हमने दोस्तों क्या पढ़ा था, यहाँ पर जो था अभी हमने बात की थी, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, है ना, आपको सही लगेगा। यहाँ मान लीजिए यूरेशियन प्लेट है, और यहाँ पर जब अपनी इंडियन प्लेट टकराई तो दोस्तों हुआ क्या, यहाँ जितना भी सेंडिमेंट भर गया था करोड़ों सालों में, ये ऊपर उठ के क्या हो गया दोस्तों, ये बन गया हिमालय। ठीक, ये बन गया दोस्तों हिमालय। अब हुआ क्या, यहाँ पर देख लो, जो अपना इंडिया है, ठीक, यहाँ का जो ऊपर का भाग था ये हो गया ऊबड़ खाबड़। ठीक, ऊबड़ खाबड़ है ना, और यहाँ तो बन गया हिमालय। ठीक, हिमालय बन गया। अब हुआ क्या दोस्तों, जो हिमालय की नदियाँ थी, हिमालय द्वारा जो नदियाँ आती थी वो अपने साथ भारी मात्रा में अवसाद यहाँ पर इकट्ठा करती गई। तो ये जो ऊबड़ खाबड़ ज़मीन थी ये हो गई प्लेन। प्लेन का मतलब, प्लेन को हिंदी में क्या कहते हैं, मैदान। और दोस्तों यही बन गया मैदान। मैदानों का निर्माण जो है वो नदियों द्वारा ही होता है। ठीक, तो इतना सा बस हमें आपको समझाना था कि मैदान बनते कैसे हैं ना, बाकी आगे जो है विस्तार से इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। बस आपको क्या करना है दोस्तों, जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ना, क्योंकि एक बार आपके पास से वीडियो चला जाएगा फिर शायद ही को आए, है ना। या फिर आप चैनल का नाम याद कर लेना, GSMIQs विद आदर्श। यांगत्से नदी का मैदान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों याद रखना ये है चीन में। ठीक, गंगा ब्रह्मपुत्र का, सिंधु का ये अपने किस में, इंडिया में, कुछ पाकिस्तान में भाग है। अब चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों, पर्वत पठारों से, ये दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, पर्वत पठारों से किस रूप में भिन्न है, ऊंचाई, ढाल या अभिमुखता। तो दोस्तों याद रखना, ऊंचाई और ढाल समान भी हो सकती है पर्वत और पठार की, है ना। हालांकि जो पर्वत है इसकी ऊंचाई जो है काफ़ी, मतलब इसकी जो ढाल है ज़्यादा होती है, पर्वत की उतनी नहीं होती है ना। लेकिन जो अभिमुखता है, इसका जो मेन आंसर हो जाएगा वो होगा अभिमुखता। ठीक, याद रखना, अभिमुखता जो है वो जो है उसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक, याद रखना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप आपको जो आज की क्लास है काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की क्लास के लिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि दोस्तों ये जितने भी वीडियो हैं आप प्लेलिस्ट में देखना, लाइन से पढ़े हुए हैं, क्लास 6 के जितने भी वीडियो हैं सब इंपॉर्टेंट है। और NCERT को मेरा मकसद है डिकोड करके पढ़ाना, ऐसा नहीं पढ़ना है कि आप लाइन से पढ़ते चले जाओ। अच्छा, हमने ये MCQs के पर आधारित क्यों लिया है, क्योंकि आपके कोई भी क्वेश्चन ना छूट पाए, और क्वेश्चन के जरिए हम आपको हर एक चीज़ समझा भी दें। ठीक, मेरा मकसद इतना है। और दोस्तों याद रखना, UPSC के स्टूडेंट भी ज्योग्राफी की NCERT ही प्रेफर करते हैं, है ना। तो समझ लीजिए कि ये जो NCERT है ज्योग्राफी, इसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए, है ना। इसी तरह अच्छे से और फुल जो है डेडिकेट रहिए अपने स्टडी की तरफ, मोटिवेट भी जरूर रहिए, है ना। और जो हल्का फुल्का डिमोटिवेशन आता है वो सिर्फ पल भर के लिए आता है, उतने समय में आप लोग कुछ और कर लिया कीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, है ना। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।